हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिलेशंस लेकर आया हूं जो कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए यूज़ होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और इसमें सबसे फर्स्ट रिलेशन जो मैं ले रहा हूँ और वो है रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन when give 2 times and left concentrations। मतलब ये है कि आपको कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है लेकिन उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं बताई गई रिएक्टेंट की, लेकिन उसमें क्या दे रखा है, 2 टाइम दे रखे हैं रिएक्शन के और उनके करस्पॉन्डिंग में 2 कंसंट्रेशंस दे रखी हैं। तो वहाँ पर आप रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये रिलेशन यूज करना है। तो देखो मान लिया जाए कि पहला टाइम ये दे रखा है t1, तो उसके लिए हम k ये लिख सकते हैं r0/rt1। उसके इस टाइम के करस्पॉन्डिंग में ये लेफ्ट अमाउंट है, ठीक है, रिएक्टेंट। अब चूंकि k चाहे टाइम कितना भी निकल जाए रिएक्शन का, k तो कांस्टेंट रहेगा। तो फिर दूसरा k हम यहाँ ले लें t2 तो उसके करस्पॉन्डिंग में कंसंट्रेशन rt2 है। मतलब t1 और t2 हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बाकी इधर कर दें, ये इधर कर दें। अब हम t2 माइनस t1 कर रहे हैं तो हमारे पास इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन निकलेगा t2 माइनस t1 = 2.303 अपॉन k log rt1 अपॉन rt2। मतलब यहाँ पर rt1 क्या है, यहाँ जो कंसंट्रेशन ये है rt1, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टाइम t1, ठीक है, या हम कहें कि लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और rt2 जो होगी वो है लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करस्पॉन्डिंग t2। t1 टाइम के है तो ये t2, मतलब 2 टाइम जो आपको दे रखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग में जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो लेना है आपको। तो आपके पास रिलेशन आ गया 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 log rt1 अपॉन rt2। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, t1 मान लो रिएक्शन का 800 सेकंड हो गया, तब उस समय कंसंट्रेशन N2 की है 1.141 मोल पर लीटर। t2 टाइम्स, ठीक है, 1600 सेकंड में दिया गया, उस समय उसकी कंसंट्रेशन ये बची है। तो ये पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो अब हम बस यहाँ पर t1 t2 ये हो गया आपके पास t1 और ये t2 ये है, ठीक है, rt1 तो ये है rt2। तो हम इस तरह से इनकी कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो k ये आ जाएगा। ध्यान रखें rt1 हायर कंसंट्रेशन लेनी है और rt2 लोअर कंसंट्रेशन लेनी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए क्योंकि k कांस्टेंट जो है ये पॉजिटिव लेना है तो ऊपर रखनी है आपको हायर, तो नीचे रखनी है लोअर, और यहाँ पर क्या रखना है, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसे नोट करें। अब देखो कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शन होती है, मतलब जहां पर जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ बढ़ने लगता है, तो उनको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शन। जैसे एक बैक्टीरिया का जो है मल्टीप्लिकेशन जो है, समझ गए ना, वो एक फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शन में आता है। तो उस समय अगर आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो k होता है -2.303 अपॉन t log r0, मतलब इनिशियल और आफ्टर t टाइम, तो आफ्टर t टाइम मतलब हम यहाँ पर x जोड़ देंगे, जहाँ x क्या है, इंक्रीज होने वाले बैक्टीरिया या इंक्रीज होने वाले पार्टिकल्स, ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम 0 हो, और x है ग्रोथ आफ्टर t टाइम, कितनी ग्रोथ हो गई वो इनिशियल में ऐड कर। अब देखो ये क्वेश्चन है कि एक टाइम दे रखा है ये मिनट में और बैक्टीरिया की ग्रोथ दे रखी, 0 में 15 मिनट जब चला तो 100 हो गई, 30 में 200, 40 में इस तरह से इंक्रीज हो रही। तो यदि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो पूछ रहा है कि 3 घंटे पश्चात कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें k कैलकुलेट करना होगा। तो देखो r0 कितना रखोगे आप, t टाइम, मतलब यहाँ पर r जो नॉट है वो होगा 50, क्योंकि टाइम समय क्या है 0, और जो आपके पास r0
प्लस एक्स में जो यूज करना है वो कितना यूज करना है आपको 100, क्योंकि 50 थे, 50 और ग्रोथ हो गई तो टोटल मिला के x की वैल्यू ये है 50 और ये कितनी है 50, तो टोटल कितना हो गया 100, तो ये यूज करना है। अब आप इससे, और ये 15 मिनट का टाइम ले लिया आपने, टाइम कितना रखना है 15 मिनट, तो इस तरह से 15 मिनट में इतना 50 की ग्रोथ हो जाती है, मतलब टोटल मिला के इंक्रीज होकर होगा 100। इससे आपने k कैलकुलेट करना, बस फिर आपको क्या करना है, k पता है, टाइम दे रखा है r फर्स्ट 0 टाइम में, ये भी पता है, तो हमें निकालना है ये वैल्यू कि टोटल कितने हो जाएंगे किसमें 3 आवर्स में। तो 3 आवर्स में मतलब हम इसको r0 प्लस x को rt मान लें, तो इस तरह से आपको क्या कैलकुलेट करना है rt। बाकी लॉगरिथम के सारे रूल्स लगा के आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा rt। अगर वो पूछे कि बताएं इसमें कितनी ग्रोथ हुई, तो इसमें से जो है वो 15 मिनट में कितने थे, मतलब 3 आवर्स में कितने हो गए, मतलब ये टोटल ये हो रहे हैं, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितनी ग्रोथ हुई है। तो हमें बस यहीं तक सॉल्व करना, जरूरत नहीं है इससे आगे सॉल्व करने की। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शन, समझ गए ना, मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जहां पर आपको रिएक्टेंट की अमाउंट इंक्रीज होती हुई बताई गई हो टाइम के साथ, तब उस समय आप कैसे कैलकुलेट करें, रेट कांस्टेंट या टाइम या जो भी पूछा है, तो आपको बस यहाँ माइनस का यूज करना है और यहाँ प्लस कर देना है, समझ गए ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अब आती हैं कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में हों और वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हों। तो देखो ऐसी रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लिया जाए कि कोई रिएक्टेंट ए था, प्रोडक्ट वाई बी में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर वाई क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, मतलब है कि एक मोल रिएक्टेंट से जितने भी प्रोडक्ट के मोल बने, जो भी प्रोडक्ट्स बने वहां पर उसके वो है वैल्यू। मान लो यहाँ 1 मोल है और ये 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे वहां के वैल्यू, ठीक है। अब मान लिया जाए कि ये है इनिशियल प्रेशर Pi, जब टाइम 0 था तब ये 0 था, ठीक है, और आफ्टर T टाइम प्रेशर अब जो है वो ये हो जाएगा Pi माइनस x, क्योंकि अगर ये x बनेगा तो ये हो जाएगा yx, तो यहाँ x कम हो जाएगा, तो t टाइम में ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि p टोटल कितना हो, तो p टोटल का मतलब है कि यहाँ बचा कितना इसका प्रेशर t टाइम के बाद और इसका कितना बन गया, इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल प्रेशर एक सम से निकलेगा। तो इस तरह से आपने इसकी x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब एक फॉर्मूला लगाएंगे k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log pi अपॉन pi माइनस x। यहाँ पर pi माइनस x जो है, यहाँ से इस pi माइनस x की वैल्यू हम यहाँ x जो ये वाला है ना, इसको पुट अप करके कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा pi माइनस x इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया। बस हम pi माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट अप कर दें इस इक्वेशन में, तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा जिसमें हमें टाइम पता हो, कितने मोल प्रोडक्ट बन रहे हैं 1 मोल से, इनिशियल प्रेशर क्या था और टी टाइम पश्चात टोटल कितना प्रेशर हो गया वो पता हो, तो हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन NCERT में दे रखा है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये है पेज नंबर 107, समझे ना। तो आप इसमें देखोगे कि ये क्वेश्चन दे रखा है 2N2O5 प्लस O2, टाइम 0 है और ये टाइम 100 सेकेंड है ना, और प्रेशर ATM में दे रखा है। हमें कैलकुलेट करना है k। तो देखो यहाँ पर हम P इनिशियल प्रेशर कितना लेंगे 0.5, क्योंकि 0 टाइम है। P टोटल आफ्टर 100 मिनट्स 100 सेकेंड्स, तो कितना है 0.515, तो P टोटल इतना लेना है। टाइम आपको 100 सेकेंड है। y की वैल्यू 1.5 क्यों लेनी है, आप यहाँ देखें 2 मोल से ये कितने मोल बन रहे हैं 3 मोल,
मतलब ये 2 मोल से ये किसके हैं, ठीक है, ये आ जाएगा सॉरी 2 N2O4 और प्लस क्या O2। तो ये 3 मोल बन रहा है, 2 मोल से, तो 1 मोल से कितना बनेगा, तो वो आ जाएगा 1.5 मोल। तो हम K की वैल्यू यूज करेंगे तो 2.303 अपॉन T log P y माइनस 1 PI अपॉन y PI माइनस P टोटल। तो यहाँ y तो आप समझ गए होंगे, बस अब आप इसकी वैल्यू पुट अप करें, समझ गए ना। y की वैल्यू हमने कितनी रखी 1.5 माइनस 1 इंटू 0.5 इनिशियल प्रेशर, फिर 1.5 इंटू 0.5 मतलब ये वैल्यू हो गई, और P टोटल ये रखा। और आगे सॉल्व करें तो log 1.05, बाकी तो ये चल रहा है, तो 1.050 की वैल्यू ये है, और इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बस ये ध्यान रखना है कि आपको y की वैल्यू कैसे, तो ध्यान रखें कि 1 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो जहाँ 2 मोल रिएक्टेंट से आप देख रहे हैं 3 मोल्स प्रोडक्ट्स के बन रहे हैं, तो 1 मोल से कितना बनेगा, बस वही आप कर लेना है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो, मान लिया जाए ये गैसियस स्टेट की रिएक्शन लिखी है, CH3 होल ट्वाइस O से बना CH4 गैस प्लस H2 गैस प्लस CO गैस। इसका K दे रखा है, सेकंड इनवर्स में इनिशियल प्रेशर दे रखा है। उसने पूछा कि 1 मिनट के बाद कितना हो जाएगा प्रेशर। तो देखो यहाँ पर आप y कितना रखोगे 3, क्योंकि 1 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो आपने रख दिया। P इनिशियल प्रेशर दे रखा है, K दे रखा है, टाइम 1 मिनट है, इसे सेकंड में लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा सेकंड इनवर्स में है। P टोटल हमें कैलकुलेट करना है, बस वही फॉर्मूला लगा देंगे, सारी वैल्यू पुट अप कर दो आप, ठीक है। यहाँ y 3 माइनस 1 PI 0.3 और ये हो जाएगा y PI P टोटल, और आगे करते जाएं तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा 0.7 अपॉन 1.05 माइनस P टोटल इक्वल टू एंटी लॉग 0.066। आप इसका एंटी लॉग देख लेंगे तो ये आएगा, बस इसके आगे सॉल्व कर लें तो P टोटल ये आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि गैसियस फेस रिएक्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट ये पूछ लिया जाता है कि पर मोल रिएक्टेंट से कितना पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, वो कैलकुलेट करें। तो एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वियोजन की कोटि तथा वियोजन स्थिरांक का वेग स्थिरांक का संबंध। तो देखो, हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुकी है वो अपॉन इनिशियल कितनी, दोनों का रेशियो ही अल्फा होगा। मतलब इतनी ली गई थी, इतना प्रोडक्ट में चेंज हो गई, तो टोटल मिला के पर मोल से कितना चेंज हो गया प्रोडक्ट में, तो अल्फा इक्वल टू ये रिलेशन, ठीक है। जहाँ x क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब सीधा है प्रोडक्ट की अमाउंट है, उत्पाद में बदली मात्रा, ये इनिशियल हो गई। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, रेट कांस्टेंट का इंटीग्रेटेड इक्वेशन ई बेस पर। और आगे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि हमने x इक्वल टू यहाँ से ले लें, x इक्वल टू तो अल्फा इंटू आर नॉट हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी आर नॉट अपॉन आर नॉट माइनस अल्फा इंटू आर नॉट। तो इस तरह से आर नॉट हट गया, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हम इसको और आगे बढ़ा दें इसको, तो यहाँ पर हम इसको ऊपर कर दें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका लॉग हटाएंगे तो ये बेस यहाँ पर आ जाएगा, तो ई का पावर माइनस के टी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, और अगर परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिलेशन किससे है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके रेट कांस्टेंट का। तो आप इसे नोट करें। देखो, एक क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 4 years, कैलकुलेट, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आफ्टर 16 years। मतलब
एक रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसका आधारित काल है 4 वर्ष, तो बोला 16 वर्ष पश्चात क्या मात्रा बचेगी, समझिए ना। 4 इयर्स इसका हाफ लाइफ है, 16 इयर्स टोटल है, मतलब कुल मिला के 4 हाफ लाइफ निकल जाएंगे। तो 4 हाफ लाइफ अगर निकल जाए तो एक हाफ लाइफ में बचेगा 50%, फिर एक हाफ लाइफ में बचेगा 25%, 2 हाफ लाइफ हो गए, फिर तीसरे हाफ लाइफ में बचेगा 12.5%, 3 हाफ लाइफ, और चौथे हाफ लाइफ में बचेगा 6.25%। मतलब टोटल अमाउंट का 6.25% बचेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट 4 हाफ लाइफ के बाद। और वैसे भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, CT=C0 1/2 या C0 1/2 की पावर n। यहाँ है लेफ्ट अमाउंट क्या बचेगी, ये है इनिशियल, और n क्या है, टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। n की वैल्यू 4 है, CT=C0 1/2 की पावर n, तो CT इस तरह से, तो जो बची अमाउंट है CT वो है इनिशियल अमाउंट का 16 टाइम्स। और आपसे पूछा जाए कि कितना परसेंट बचा, तो ये बची अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट इनटू 100, तो ये आ गई 6.25%। समझ गए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है सब्सटेंस एलिमेंट उसकी टोटल लाइफ हाफ लाइफ देता है, इनिशियल कितनी हो जाएगी, इनिशियल इतनी थी तो टोटल कितनी रह जाएगी, जो लेफ्ट अमाउंट क्या रह जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मिलेंगे तो उनको आप कर लें। तो यहाँ तक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस बताए, और भी फर्स्ट ऑर्डर के रिलेशंस हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के आपको बताया मैंने, ओके। और आप अपनी प्रॉब्लम्स को करें, NCERT की बुक से कर लें, जो भी उसमें क्वेश्चंस हैं बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। फिर हम और आगे देखते हैं, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।